हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग बिहार स्पेशल की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बिहार के ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की इकोनॉमी और बिहार की जो आज की अर्थव्यवस्था वो किस चीज़ों पर आधारित है, उन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो बिहार का टॉपिक होगा उसमें आज हम केवल और केवल बिहार के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस सफ़र को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो मैप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये किस चीज़ का मानचित्र है? ये वर्ल्ड मैप है, विश्व का मानचित्र। और इस विश्व के मानचित्र में ये वाला जो हिस्सा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। और उस भारत के नक्शे की अगर बात करें तो ये है हमारा भारत नक्शा। भारत में भी अगर आप देखोगे तो एक जगह है जहाँ पे भी एक राज्य पड़ता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार राज्य। तो आज हम इसी बिहार राज्य के कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप सबके लिए बीपीएससी, बीएसएससी या आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो बिहार से रिलेटेड 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स को ले लो, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स को ले लो, उसमें भी आपको 5 से 6 सवाल बिहार से देखने को मिलेगा। तो हम इस सीरीज़ के अंदर उन सभी प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे और उन सभी फैक्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके वो 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे के पूरे सही हो पाएँ। तो इस सफ़र को शुरू करते हैं, और अगर आप इसे लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो राज्य है ना, ये राज्य हमारा कौन सा है? ये राज्य है हमारा बिहार। और ये आप इसके नीचे में नक्शे में देख पाओगे, तो इसी बिहार के नक्शे को हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल ये उठता है, बिहार शब्द जो है ना वो निकला कहाँ से है? तो बौद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही क्या किया गया था? इस शब्द का प्रयोग किया गया था। बिहार शब्द का अर्थ होता है विचरण करना। तो एक शब्द इसका ये भी हो गया। और अगर हम इसके बात करें अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार की, तो देखिए इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में। तो इसको हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ये मैप देख पा रहे होगे, इसे हम अगले मैप में ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, अगर आप ये मैप देख पा रहे होगे ना, तो यहाँ पे एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखा खींची जाएगी उसे क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अक्षांशीय विस्तार। एक तरीका तो और भी हो सकता है ना, कि हम दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा खींच दें, और जो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होती है उसे बोला जाता है देशांतर रेखा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। तो देखिए, किसी भी जगह की अगर आपको अक्षांशीय विस्तार या देशांतर विस्तार पता करना हो ना, तो आप सबसे पहले ये ढूंढने का प्रयास करो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ है और 0 डिग्री अक्षांशीय विस्तार कहाँ है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे ना, तो वर्ल्ड मैप में ये वाली जो रेखा होगी ना कहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। और ग्रीनविच, लंदन का जो ग्रीनविच है ना, वहाँ से जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर विस्तार। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे होगे तो अब आप देखना, भारत की लोकेशन जो है ना 0 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के ऊपर की ओर है। और ऊपर की ओर होगा तो हमेशा उसे जब इंडिकेट किया जाएगा तो उसे हम नॉर्थ के ओर इंडिकेट करेंगे। तो ऊपर की दिशा जितनी भी होगी उसे हम क्या इंडिकेट करने वाले? नॉर्थ। उसकी वैल्यूज़ क्या होगी वो हम अभी देखते हैं। फिर अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से देखा जाए तो भारत किस दिशा में है? भारत जो है पूर्व की दिशा में है। तो जो इसका देशांतर विस्तार होगा ना, उसमें हमेशा क्या आएगा? ईस्ट आएगा। तो ये तो हमने समझा कि ईस्ट हमें लिखना है कि वेस्ट लिखना है। तो उस लिखने के तरीके को हमने समझने का प्रयास किया है। अब अगर हम इस बिहार के नक्शे को देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वाला जो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, तो ये जो है ना, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार। और ये जो रेखा होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे? अक्षांशीय विस्तार।
तो ये जो रेखा होता है वो होता है 24 डिग्री 20 रेडियन। इसे क्या बोला जाएगा? 24 डिग्री 20 रेडियन से लेकर के 27 डिग्री 31 रेडियन। तो ये 27 डिग्री 31 रेडियन ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसके देशांतर विस्तार की बात करें तो ये वाली रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है और ये वाला जो रेड लाइन दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर विस्तार बोलेंगे। और ये आपका होता है 83 डिग्री 19 रेडियन से लेकर के 88 डिग्री 17 रेडियन। अब सवाल होता है कि इसे नॉर्थ लिखा जाएगा या साउथ लिखा जाएगा। तो जब हम 0 डिग्री से ऊपर हैं तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 24 डिग्री 20 रेडियन नॉर्थ। और इसे भी क्या लिखा जाएगा? 27 डिग्री 31 रेडियन नॉर्थ। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो 0 डिग्री देशांतर से हम किस दिशा में हैं? पूर्व की दिशा में हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? पूर्व के लिए ईस्ट। और इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा? इसके लिए भी हम ईस्ट शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो ये तो था हमारा कि हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार कैसा है बिहार का। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी पूरब से पश्चिम भी कुछ लंबाई होती होगी। पूरब से पश्चिम में बिहार की लंबाई होती है 483 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की अगर बिहार की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कुल कितनी है? 345 किलोमीटर की होती है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार पूरब से पश्चिम में ज़्यादा लंबा है या उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा लंबा है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिहार की जो लंबाई है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में अधिक लंबी होती है। हम कितना है? लगभग 483 किलोमीटर लंबाई है। और बिहार के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर लगभग पाया जाता है। और बिहार के अगर आकार, एक सवाल और पूछा जा सकता है आप सबसे कि जो बिहार का आकार है वो लगभग कैसा है? तो बिहार का आकार जो होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स को हमने समझने का प्रयास किया है। अब आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं कि बिहार से रिलेटेड और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिएगा, पहले क्या होता था ना, पहले अंग्रेजों के समय एक प्रांत हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे बंगाल प्रांत। तो बंगाल प्रांत भी क्या हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत जो होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। एक हिस्सा बनता है पूर्वी बंगाल और एक हिस्सा जो है आपका बन जाता है पश्चिमी बंगाल। तो 2 हिस्से बने 1905 में। लेकिन जब इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो वापस से क्या होता है ना, 1911 ईस्वी में इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, मतलब एक कर दिया जाता है। और 1911 ईस्वी में ही जो राजधानी होती है, वो अभी तक राजधानी जो थी वो बंगाल हुआ करती थी, बंगाल की कोलकाता में। अब वो राजधानी को भी शिफ्ट करने की करके कहाँ लेके चला जाता है? दिल्ली के अंदर। बट 1911 में ये केवल और केवल क्या हो रही है? घोषणा हो रही है। तो 1911 ईस्वी में एक दिल्ली दरबार लगाया जाता है। और दिल्ली दरबार में ना ब्रिटेन के जो उस समय के राजकुमार होते थे जिनका नाम है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उनके द्वारा ये घोषणाएं की जाती है कि क्या होगा, अब जो राजधानी है वो कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ चली जाएगी? नई दिल्ली चली जाएगी। उसके बाद अब यहाँ से हमारे बिहार के इतिहास के बारे में कहानी प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह घोषणा की जाती है कि बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाएगा जिसे क्या बोला जाएगा? जिसे हम लोग बिहार बोलने वाले थे। अच्छा, ये बिहार अभी बनने की घोषणा हुई है। इस बिहार में उड़ीसा और आज का झारखंड दोनों शामिल है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ये किसके सहित है? उड़ीसा सहित और झारखंड भी इसमें शामिल है। तो इस तिथि को क्या हो रही है? इस तिथि को घोषणा हुई थी, जिसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसकी एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि क्या हो रहा है? एक राज्य बनेगा जिस राज्य का नाम क्या होने वाला है? उस राज्य का नाम होने वाला है बिहार। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या हो जाता है? बिहार राज्य या बिहार प्रांत का क्या होता है? गठन कर दिया जाता है। तो ये सारे सवाल जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से आप एक सवाल सोच सकते हो। तो जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी यानी कि 22 मार्च को,
तो बिहार दिवस भी हम लोग कब मनाएंगे? बिहार दिवस मनाया कब जाएगा आपका? 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो ये तो 1912 तक की कहानी थी। फिर कुछ समय बीता और समय बीतने के साथ एक अलग बिहार को भी बांटने बिहार को भी अलग अलग बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाता है जिसे क्या बोला गया था? उड़ीसा बोला जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी ये है, आप देखोगे यहाँ पे एक अधिनियम लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। एक अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के तहत बहुत सारी घोषणाएं थी। उसमें से एक घोषणा ये भी था कि हम उड़ीसा को क्या करेंगे, एक अलग राज्य बनाएंगे। तो उड़ीसा राज्य जो है वो आपका कब बन जाता है? 1 अप्रैल 1936 को। इसी अधिनियम के तहत एक सिंध प्रांत बनाने की भी घोषणा हुई थी। तो सिंध प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई है? ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद बर्मा, जो आज का म्यांमार होता है, बर्मा को भारत से, ब्रिटिश इंडिया से अलग करने की बात भी कब हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इसकी घोषणा होती है। तो बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया से कब अलग हो जाता है? 1937 ईस्वी में। सिंध प्रांत कब अलग हो जाता है? 1936 ईस्वी में। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद उड़ीसा के अलग होने के बाद फिर से सन 2000 ईस्वी में एक और अधिनियम लाया जाता है और उसके बाद क्या होता है? बिहार को फिर से 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को अब बिहार से एक और हिस्सा अलग किया जाएगा और एक नया राज्य बना दिया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड। तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे झारखंड जब काटा गया ना, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो झारखंड में चला गया था? तो आप उस समय जवाब दे देना वहाँ पे कि लगभग 46% हिस्सा जो होता है वो काट करके क्या बनाया गया था? झारखंड एक नया राज्य बनाया जाता है। तो ये तो था कि बिहार के इतिहास के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। अब इसके आगे की कहानी को अगर आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बिहार के क्षेत्रफल की बात हम लोगों ने पहले ही कर चुकी है। तो देखिएगा, अगर मैं बिहार के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। और इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का है ये 2.86% क्या होता है? बिहार है। उसके अलावा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि के बिहार का स्थान कौन सा होगा? 12वां स्थान इसका माना जाता है। और अगर हम इसके जनसंख्या के टर्म की बात करें तो देखिए, जनगणना जो है ना, पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो सन 2011 ईस्वी में हुई थी और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितनी है? 10,40,00,000। जबकि रिसेंटली एक सर्वे में भी आया था कि बिहार की जनसंख्या लगभग 12,49,00,000 हो गई है। लेकिन हम जनगणना 2011 का ही लेंगे क्योंकि इससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार की जनगणना की जनसंख्या कितनी है? 10,40,00,000। तो अब सवाल ये उठता है कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है? तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप बताओगे जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा। तो इससे पहले 2 कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। तो जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। और अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें तो जनसंख्या में दूसरा स्टेट कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? आपका बिहार आता है। तो ये इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। दूसरा, अब एक सवाल पूछा जाता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाना ना, बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, 100 मीटर है। इस तरह से वो कुछ डेटा आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की ऊंचाई कितनी होती है, तो बिहार की जो ऊंचाई है ना 173 फीट है। और अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 53 मीटर के आसपास क्या होता है? बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है। अभी हम लोग जब इसके ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो ये भी बात करें कि बिहार का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। उन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगला सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए बिहार में औसत वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? तो बिहार की जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर के आसपास देखने को हमें मिलता है। अब हम इसके अलावा कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए,
बिहार में अब कुछ क्या प्रमंडल हैं, कितने क्या हैं, उन सभी चीज़ों को समझते हैं। देखिएगा, तो अगर मैं बात करूं बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल अगर बोला जाए तो उसको डिवीज़न भी बोला जाता है। तो बिहार में कुल डिवीज़न की संख्या अगर आप देखोगे तो कितनी है, 9 डिवीज़न है। इसको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रमंडल के बाद अगर जिला की बात करें तो बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी होती है, बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसके अलावा बिहार में कुल पुलिस जिला कितना है, तो ये भी सवाल आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बिहार में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो 40 है। तो सवाल है कि जब 40 है तो बढ़ा कौन कौन है, 38 जिले तो वही वाले हो गए होंगे और बाकी के 2 जिले बढ़ जाते हैं। तो जिसमें एक होता है बगहा और दूसरा होता है नवगछिया। तो बगहा जो है वो आपका किस जिले के अंतर्गत आएगा, बगहा जो है वो आपका कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। और नवगछिया कहाँ पर है, तो नवगछिया आपका पड़ता है भागलपुर जिले में। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जिला के बाद अगर हम बात करें कि बिहार में अनुमंडल यानी कि इसे हम बोले तो सब डिवीज़न कितने हैं, तो बिहार में अनुमंडल या सब डिवीज़न की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 101। आप इसे याद रख सकते हो। दूसरा पॉइंट, बिहार में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है, प्रखंड को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ब्लॉक। तो बिहार में कुल ब्लॉक की संख्या कितनी होती है, 534। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, तो बिहार में अभी कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, 19 है। तो अब सवाल उठता है, इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं। जैसे तो अगर पूछा जाए 19वां नगर निगम कौन सा है, तो 19वां जो नगर निगम है वो है आपका सहरसा। और इसे कब घोषित किया गया था, इसे सन 2021 ईस्वी में नगर निगम की संज्ञा दी गई थी। उसके अलावा तो एक सवाल और पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो पटना आप बताओगे, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 ईस्वी में, 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले जो था ना, पटना नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता था। पटना किस चीज़ के अंतर्गत आता था, नगर पालिका के अंतर्गत आता था। तो पटना नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप बताओगे 1862 ईस्वी में। लेकिन जब आज़ादी मिली तो 1862 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये 1864 है। तो होगा क्या कि जब आज़ादी मिली ना, तो पटना का एरिया बढ़ने लगा, वहाँ पे लोगों की संख्या अधिक होने लगी, तो उसके नगर पालिका से संशोधित करके उसे क्या बना दिया गया, पटना नगर निगम बनाने की बात की गई। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हो रही है, 1952 ईस्वी में। उसके बाद 18वां अगर आप याद करोगे तो 18वां नगर निगम भी आप याद कर सकते हो। 18वां नगर निगम आपका कौन सा था, ये सहरसा हो गया। तो 18वां नगर निगम जो था वो आपका सीतामढ़ी है। ये कौन सा होगा, सीतामढ़ी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो नगर निगम से रिलेटेड आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। आइए एक एक करके हम सभी डिविजन्स को देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो सभी डिविजन्स की बात करें तो पहला जो प्रमंडल होगा वो कौन सा होगा, पटना। और पटना में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी, पटना में कुल जिलों की संख्या है 6। मैं उसको अंडरलाइन करते जाऊँगा, आप वहाँ से आप इसे देख सकते हो। जैसे नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये जो 6 जिले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, पटना डिवीज़न के अंतर्गत उसे शामिल किया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा डिवीज़न होता है आपका मगध। तो मगध के अंतर्गत कितने ज़िले हैं, तो देखिए औरंगाबाद, गया, नवादा, यहाँ पे आप अरवल देख पा रहे होगे, जहानाबाद देख पा रहे होगे। तो मगध में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 5। और अगर आप आगे के क्रम को देखोगे तो मगध के बाद ये वाला जो आप ब्लू वाला देख रहे होगे ना, इसे बोला जाता है मुंगेर। तो मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो कुल 6 जिले किसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, मुंगेर के अंदर। उसके बाद जो सबसे छोटा जिला है ना बिहार का, वो आपको देखने को मिलेगा 4थे नंबर पे, भागलपुर। तो भागलपुर जो है ना वो सबसे छोटा डिवीजन है जिसमें कुल जिलों की संख्या केवल और केवल कितनी है, 2। और आपसे सवाल भी इसी से पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, भागलपुर। और ये जो हमने पढ़ा ना, ये कौन से बिहार की होगी, दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में कुल डिवीजन की संख्या कितनी है, 4। अगर हम बात करें उत्तरी बिहार की, अब
उत्तरी बिहार में कुल डिवीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो इसे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सारण। तो पहला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? पहला जो डिवीजन होगा सारण। और सारण में कुल कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये यहाँ से हो गया। अगला जो आप जिला देख पा रहे हो उसे बोला जाता है तिरहुत। तो दूसरा डिवीजन कौन सा है? तिरहुत। तिरहुत में भी आपको कितने जिले देखने को मिलेंगे? तिरहुत के अंतर्गत भी आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो तिरहुत में भी कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। उसके बाद अगला जो जिला, अगला जो प्रमंडल आप देखोगे उसका नाम क्या है? दरभंगा। तो दरभंगा में आपको कितने जिले? दरभंगा में आपको केवल 3 जिले देखने को मिलेंगे, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आप प्रमंडल देखते हो उसे बोला जाता है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल में भी कुल कितने जिले? 3 जिले, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। इसके बाद अंतिम जो जिला होता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णिया प्रमंडल। उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णिया। तो पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिले? 4 जिले आ जाते हैं किसमें? पूर्णिया प्रमंडल में। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का एकमात्र ऐसा जिला किशनगंज है जहां चाय की खेती होती है। और सबसे अधिक वर्षा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भी आप क्या बताओगे? किशनगंज। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला इसमें पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो बताने का प्रयास करूँगा। तो ये हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? ये लोग बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा होगा, तो आप बताओगे बोधि वृक्ष। अगर महावीर जी का देखते हो, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हो रही है? बोधि वृक्ष के पास ही। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ स्वास्तिक के चित्र बने हुए आपको दिख जाएंगे। तो बोधि वृक्ष तो है ही, उसके साथ में दोनों तरफ क्या होगा? स्वास्तिक का चित्र बना हुआ रहेगा। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? बिहार का राजकीय चिन्ह बोला जाएगा। अगर बिहार के राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। इसे कई बार धार्मिक मान्यताओं के कारण भी बोला गया। पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। ये ऐसा माना जाता है ये 24 घंटे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमें देते हैं। उस कारण से भी क्या है? धार्मिक मान्यताओं के कारण ही इसे क्या किया गया? बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो आप बोलोगे गेंदा। और इसे घोषित कब किया गया था? सन 2013 ईस्वी में। बिहार का राजकीय पशु कौन है? फिलहाल तो बैल है, लेकिन 2013 से पहले कौन हुआ करता था? रीछ हुआ करता था। बैल किस चीज़ के लिए चुना गया था? तो देखिए, बैल जो है ना एग्रीकल्चर का सिंबल होता है। और बिहार में अगर आप देखोगे तो 80% आबादी आज भी किस चीज़ पर निर्भर करती है? खेती पर निर्भर करती है। उसके बाद बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। जबकि 2013 से पूर्व पहले कौन सा हुआ करता था? फाख्ता हुआ करता था। ये पक्षी भी आज के समय क्या हो गया? विलुप्त होने की कगार पे आ गया है। इसे भी आजकल रेड लिस्ट में ही जारी किया गया है कि अब ये क्या है? विलुप्त होने की कगार पे आ गया है। बिहार की राजकीय मछली अगर आपसे पूछा जाए तो मांगुर। और 2008 में इसकी घोषणा की जाती है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। उर्दू रखने के पीछे का कारण क्या था? बिहार में मुस्लिम आबादी भी आप देखोगे ना तो 18% से लेकर के 20% की आबादी जो है वो किनकी है? मुस्लिम समुदायों की है, जो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले लोग भी माने जाते हैं। इस कारण से बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या बनाया गया है? उर्दू। उसके अलावा बिहार की एक राजकीय मिठाई भी है। बिहार की अगर राजकीय मिठाई पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? दुधौरी। दुधौरी मिठाई ही क्या है? बिहार की राजकीय मिठाई है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजकीय मिठाई क्या है, तो जिलेबी मत मार देना। जिलेबी को कभी भी राजकीय मिठाई घोषित नहीं किया गया है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल, तो राजकीय खेल जो होता है वो होता है कबड्डी। ठीक है। और अगर इसमें एक सवाल और पूछा जाए, बिहार का राजकीय व्यंजन कौन सा है? तो बिहार का राजकीय व्यंजन होता है लिट्टी चोखा। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पूछे जाएंगे, आपसे कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बिहार का प्रार्थना गीत क्या है, तो बिहार का प्रार्थना गीत है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। और इसके लेखक कौन है? इसको लिखने वाले कौन हैं? तो M.R. चिश्ती हैं, जो जिनके द्वारा ये लिखा गया है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा है?
तो आप बताओगे मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन नमन। ये क्या है? बिहार का राजकीय गीत है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस गीत के गीतकार कौन है, क्योंकि इसको किसी न किसी ने व्यक्ति ने तो लिखा होगा, तो गीतकार हैं आपके सत्यनारायण। गीतकार कौन है? सत्यनारायण, लेकिन इसको गाया किसी और व्यक्ति ने है। तो गीतकार में आप किनका नाम लोगे? सत्यनारायण का। और अगर आपसे पूछा जाए संगीतकार कौन है, तो संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया। संगीतकार कौन से हो गए? हरिप्रसाद चौरसिया। और उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शिव कुमार शर्मा। तो कई बार आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये दोनों नाम देगा, नहीं तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम तो आपको मिलने ही वाला है। तो संगीतकार के रूप में आप याद रख लेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं जो है, इन्होंने इसको लिखा था। अगर आपसे इससे एक सवाल और पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन नमन, इसको मान्यता कब दी गई थी? तो इसे मान्यता मिलती है सन 2012 ईस्वी में। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए बिहार में ना द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सदनों की कैसी व्यवस्था है, तो आप बताओगे बिहार में द्विसदनात्मक है। मतलब बिहार में आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। तो सवाल अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कई बार। तो सवाल नंबर 1 ये है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो अधिकतम आप बोलोगे कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 500। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम सीटों की संख्या हो सकती है 60। उसी तरह से विधान परिषद में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम सीटों की संख्या होगी 40। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जिस राज्य में होगा तो उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या बटा 3, मतलब उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की 1/3 संख्या ही हो सकती है विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या। अब हम बिहार के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को समझते हैं। बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें, तो बिहार विधानसभा के अंदर जो है ना, आपको कुल सीटों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? 243। जबकि विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? आपके 75 होती है। अगर हम इसमें भी 243 में भी बोले ना कि कुल कितने सीटें होती हैं जो आरक्षित हैं, तो 40 सीटों का क्या किया गया है? आरक्षण किया गया है। उसमें भी 38 सीटें जो होंगी वो किसके लिए आरक्षित होंगी? एससी के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और 2 सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी? एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं। तो अब आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं जो कि एसटी के लिए आरक्षित है। तो पहला सीट है कटोरिया और दूसरा सीट है मनिहारी। तो ये 2 सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए आरक्षित होती हैं। और अगर आपसे कुल सीटों की संख्या पूछा जाए तो 38 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं। 38 SC ST के सीटों के लिए पूछने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि कुल कितने सीट आरक्षित हैं, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 40। अब अगर हम इसके आगे की कहानी को समझें तो देखिएगा आप लोग। अब देखा जाए तो बिहार में लोकसभा की भी कुछ सीटें हैं। तो बिहार में कुल लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 40। और उसी तरह से बिहार में राज्यसभा के भी कुछ सीटें होती हैं। तो राज्यसभा के सीटों की संख्या कुल कितनी है? 16। और इन 40 सीटों में क्या 40 सीटें जनरल्स के लिए हैं? तो जवाब है नहीं। इसमें से 6 सीटें जो हैं वो क्या है? आरक्षित रखी गई हैं। तो इनसे सवाल पूछने की संभावना आपकी जो होती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। तो देखिए वो सीटें कौन कौन सी हैं। तो पहला है आपका गोपालगंज, हाजीपुर, इसके बाद अगर आप देखोगे तो समस्तीपुर, इसके बाद एक और आता है जमुई, जमुई के बाद गया और सासाराम, गया और सासाराम। तो ये 6 सीटें ऐसी हैं जो क्या है लोकसभा में
आरक्षित रखी गई हैं किनके लिए, एससी और एसटी के लिए। अब अगर हम आगे की कहानी को समझते हैं तो बिहार की चौहद्दी को हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं। चौहद्दी का मतलब बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या और पश्चिम में क्या है। तो बिहार के उत्तर में अगर आप जाओगे ना तो आपको एक देश मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल। उत्तर की दिशा ऊपर की ओर हो गई। दक्षिण की दिशा की ओर जाओगे तो आपको एक राज्य मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड। पूर्व की दिशा में बिहार जिसके साथ सीमा साझा करता है उसे बोला जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम की दिशा में जो सीमा साझा करता है उसे हम लोग बोलते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब इसके अलावा जो अगला सवाल बनता है कि नेपाल के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करेंगे बिहार के, तो 7 जिले। यूपी के साथ कितने जिले, 8 जिले। झारखंड के साथ कितने जिले, 8 जिले। और पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले, तो 3 जिले जो होंगे वो पश्चिम बंगाल के साथ आपके सीमा साझा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि यूपी के साथ में 8 जिले कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, सारण, तो ये 4 जिले यहाँ पे हो गए। उसके बाद भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, तो ये 8 जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा साझा करेंगे, ये 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करेंगे। उसके बाद अगर आप झारखंड के साथ देखोगे तो झारखंड में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगने वाला कौन सा जिला है, तो उस समय कैमूर मत टिक कर देना, उस समय आप टिक करोगे रोहतास, क्योंकि रोहतास जो है झारखंड से भी लग रहा है और उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है। तो झारखंड के साथ पहला लगने वाला जिला कौन सा हो गया, रोहतास। दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, 5वां जमुई, 6ठा बांका, 7वां भागलपुर और 8वां कटिहार। तो ये 8 जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा करेंगे, झारखंड के साथ। अब हम पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ कुल कितने जिले थे, 3। पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। तो ये 3 जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ। और अब लास्ट में अगर हम देखें तो नेपाल के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करेंगे, 7 जिले। यहाँ पे आप देखिए पश्चिम चंपारण, ये पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये जो 7 जिले हैं ना वो किनके साथ सीमा साझा करेंगे, वो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करेंगे। इसके बाद अगर अगले लेक्चर्स की बात करें तो हम अगले लेक्चर्स में इसके इतिहास और कुछ फैक्ट्स को लेकर के लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।